बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आवाज़ आ रही है? मोहम्मद अनस। बेटा, आवाज़ आ रही है? ओके जी। अच्छा, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? हाँ जी सर। ओके। अच्छा बेटा, बात शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कैलकुलेटेड है और ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन में माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। अगर सारे प्रोसेसेस को एज ए होल कंपेयर करें तो जो पॉइंट्स, इनके अलावा भी मज़ीद डिटेल में बन सकते हैं, लेकिन कम से कम जो हमने डिस्कस किए हैं और बुक के अंदर हैं उनको ज़रा एक नज़र देख लें कि माइटोसिस और मियोसिस एज ए होल अगर इनको हम कंपेयर करें तो माइटोसिस क्रिएट्स सेल साइकिल, वेरेज मियोसिस डोंट। मियोसिस से साइकिल क्रिएट नहीं होता। माइटोसिस वो टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये जनरेशन सेल की जनरेशन। जबकि मियोसिस हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करें। और कैसे हेल्प करती है? बाय रिड्यूसिंग क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इन गैमीट सेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलबत्ता माइटोटिक डिवीजन के मुकाबले में आधा हो जाता है। माइटोसिस से सेल तकसीम होगा तो दो सेल बनेंगे। मियोसिस कंप्लीट होगी तो चार डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस जो है वो किसी भी सेल में हो सकती है, चाहे उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, डबल सेट हो, ट्रिपल सेट हो, टेट्रा हो, पेंटा हो। जबकि मियोसिस ने क्योंकि आधा करना होता है, इसलिए आधा करने के लिए हैप्लोइडाइज कंडीशन के लिए 2n होना कम से कम लाजमी है। 2n से आधा होकर 1n बनेगा। 4n होगा तो उससे आधा होकर 2n बनेगा। 6n होगा तो उससे आधा होकर 3n गैमीट प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर 2n और 4n के दरमियान 3n, 3n 2n से ज्यादा तो है, लेकिन मियोसिस वहां पर नॉर्मली मुमकिन नहीं होती, क्योंकि 3n को आधे करने का मतलब है 1.5, और ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि क्रोमोसोम आधे होते हैं बाय मेकिंग पेयर्स। पेयर बनकर जब वो अरेंज होते हैं मेटाफेज के अंदर तो उसके नतीजे में नंबर आधा होता है। अब 3n के अंदर एक पेयर तो बन जाएगा, लेकिन तीसरा जो क्रोमोसोम होगा वो पेयर नहीं बना सकता। इसलिए 3n, 5n, 7n, या जिनको कहेंगे ऑड नंबर का अगर सेट है तो उसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, और कम से कम मियोसिस होगी 2n यानी डिप्लॉइड सेल में। माइटोसिस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, जबकि मियोसिस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नजर आती है। इन केस ऑफ माइटोसिस जो पैदा होने वाले सेल हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं यानी क्लोन, जबकि मियोसिस से पैदा होने वाले चारों सेल जेनेटिकली डिफरेंट हुआ करते हैं। माइटोसिस बॉडी के तकरीबन तमाम सेल्स में हो सकती है, वो स्किन के सेल हों, वो लिवर के सेल हों, वो इंटेस्टाइन के सेल हों, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में माइटोसिस कैन टेक प्लेस। लेकिन मियोसिस बॉडी के अंदर उन्हीं पार्ट्स में होगी जो पहले से तय है कि नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल चैप्टर 18 में जिस तरह हमने पढ़ा एनिमल्स के केस में ओवरीज एंड टेस्टीज में पाए जाने वाले जर्म लाइन के सेल्स जिनमें मियोसिस होगी और गैमीट्स पैदा होंगे थ्रू मियोसिस। तो ये जो कंपैरिजन है ओवरऑल,
माइटोसिस और मियोसिस का, अगर इसको हम एक और व्यू में तकसीम करें कि माइटोसिस तो सिंगल डिवीजन है, मियोसिस दरअसल दो कंसेक्यूटिव डिवीजन्स का नाम है। यानी मियोसिस में चार सेल इसलिए पैदा होते हैं कि सेल एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा तकसीम होता है। अब वो जो दो मर्तबा तकसीम है वो भी डिवीजन है। इसका मतलब है कि मियोसिस दरअसल दो कंसेक्यूटिव डिवीजन्स का नाम है। पहले डिवीजन को हम मियोसिस वन और दूसरे को मियोसिस टू कहते हैं। ये जो कंपैरिजन आपके सामने है, ये ओवरऑल माइटोसिस कंप्लीट और मियोसिस कंप्लीट का कंपैरिजन है। लेकिन अगर हम माइटोसिस को मियोसिस की दो डिवीजन्स के साथ अलग अलग कंपेयर करें, यानी पहले अगर हम कंपेयर करें माइटोसिस को मियोसिस वन के साथ, तो जब हम माइटोसिस को मियोसिस वन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें सारे के सारे वही डिफरेंसेस जो अभी हमने ओवरऑल माइटोसिस को मियोसिस से कंपेयर किया, तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंसेस हमने नोट किए कि माइटोसिस में ऐसे है तो मियोसिस में ऐसे होता है, ये सारे के सारे डिफरेंसेस ओवरऑल, ये तमाम के तमाम दरअसल बेस करते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को, सिवाय इस पॉइंट के कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में चार की बजाय दो सेल पैदा होते हैं। बाकी ये जितने भी डिफरेंसेस हैं उनकी वजह फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। इसलिए कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में नंबर आधा होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसमें नंबर आधा होता है उसके होने के लिए 2n की शर्त ज़रूरी है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यही जो दरअसल रिडक्शन डिवीजन कहलाती है, यही बाकी तमाम केसेस में वजह है इस ओवरऑल डिफरेंसेस के। जेनेटिक डिफरेंसेस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाले सेल भी जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और ये डिफरेंस क्रिएट होता है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रीशफलिंग और क्रॉसिंग ओवर के जरिए, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ही में होती है। सो ये जो ओवरऑल हमें डिफरेंस नज़र आता है मियोसिस का माइटोसिस के साथ, इसकी बुनियाद दरअसल मियोसिस वन है। तो यहाँ पर आपको वही सारे पॉइंट जो ऊपर वाली स्लाइड में है सेम नज़र आएंगे। अलबत्ता एक कॉमन जो दोनों में सिमिलर चीज़ होगी वो ये होगी कि माइटोसिस में भी दो डॉटर सेल पैदा होते हैं और मियोसिस वन में भी दो डॉटर सेल पैदा होते हैं, लेकिन बाकी सारे जो डिफरेंस हैं वो सेम है। ठीक है, तो ये माइटोसिस को मियोसिस वन से भी कंपेयर हम कर सकते हैं। अच्छा, अब माइटोसिस को मियोसिस वन के साथ मजीद अगर हम डिटेल में देखें कि आखिर इन डिफरेंसेस की वजह क्या है, तो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, यानी ऊपर वाली स्लाइड में जो ओवरऑल डिफरेंस थे माइटोसिस और मियोसिस के, वो हमने रिपीट किए ये कहकर कि ये सारे डिफरेंसेस दरअसल मियोसिस वन की वजह से हैं। अच्छा, अलबत्ता मियोसिस वन के स्टेजेस को बाकायदा माइटोसिस के स्टेजेस के साथ कंपेयर करें तो हमें डिफरेंसेस मज़ीद डिटेल में नज़र आएंगे। मसलन डिटेल में माइटोसिस में जाने वाला सेल G1S से होता हुआ G2 में आता है और फिर डिवीजन में चला जाता है। मियोसिस वन से पहले जो इंटरफेज है उसमें G1 और S फेज होता है, G2 फेज नहीं होता। G2 फेज में जो तैयारी होती है या होनी होती है वो दरअसल मियोसिस के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हो जाती है, सॉरी प्रोफेज वन के अंदर हो जाया करती है। तो इन केस ऑफ मियोसिस वन, क्योंकि प्रोफेज वन इज ए लॉन्ग डिवाइडेड इनटू 5 सब डिवीजन्स, क्योंकि प्रोफेज जो है लॉन्ग पीरियड है, 5 डिवीजन्स के अंदर फर्दर तकसीम हुआ है, तो G1 में जो काम होना है वो प्रोफेज वन के इन लॉन्ग स्टेजेस में हो जाता है। जबकि माइटोसिस के अंदर प्रोफेज शॉर्ट होता है, नो फर्दर सब डिवीजन्स। माइटोसिस के प्रोफेज में नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कोई होमोलोगस पेयर नहीं बनते, बल्कि
जबकि मियोसिस के अंदर ये पेयरिंग होती है जिसको साइनेप्सिस का नाम देते हैं। माइटोसिस के अंदर कोई क्रॉसओवर नहीं होता। मियोसिस में क्रॉसओवर होता है जिससे न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इस न्यू कॉम्बिनेशन का नतीजा ये होता है कि एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी जो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, जो क्रॉसओवर होने से पहले एक जैसे थे, क्रॉसओवर के होने के नतीजे में वो आल्टर्ड हो जाते हैं, यानी तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, जबकि माइटोसिस के अंदर क्योंकि क्रॉसओवर नहीं होता तो सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल ही रहते हैं। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस के अंदर डाइएड बिहेव करता है एज ए बाइवेलेंट डाइएड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जबकि मेटाफेज वन के अंदर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का पेयर जो कि टेट्राड कहलाता है वो बाइवेलेंट का काम करता है। जैसा कि यहाँ हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये है बाइवेलेंट। जी, ये है बाइवेलेंट इन केस ऑफ मेटाफेज और ये है बाइवेलेंट इन केस ऑफ मियोसिस वन। तो मेटाफेज वन के अंदर बाइवेलेंट का बिहेवियर शो करता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का पूरा पेयर, जबकि माइटोसिस के मेटाफेज में सिंगल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एज ए बाइवेलेंट बिहेव करता है, यानी अलाउ करता है दो फाइबर्स की अटैचमेंट को। एनाफेज के अंदर जब तकसीम होती है तो एनाफेज में तकसीम क्या होगी, ये अलग हुए एनाफेज में, तो तकसीम में सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हुए। जबकि एनाफेज वन ऑफ मियोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड तो इकट्ठे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स इकट्ठे हैं, ये अलग नहीं होते। बल्कि कौन अलग होता है, ब्लू से रेड यानी पैटर्नल से मैटरनल, यानी मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलॉग्स दे गेट सेपरेटेड। तो इन केस ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, इन केस ऑफ मियोसिस वन मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलॉग्स सेपरेट होते हैं। टीलोफेज जो आखिरी फेज है माइटोसिस का, उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पहुंचते हैं एट ईच पोल। यानी सेल के अंदर अगर मौजूद हैं 6 क्रोमोसोम, तो जब तकसीम होगी तो तकसीम होने में क्या होगा कि इन 12 जो कि डुप्लीकेटेड करें तो 6 का मतलब 12 क्रोमेटिड होंगे, ये 12 क्रोमेटिड में से 6 एक तरफ पहुंचेंगे और 6 दूसरी तरफ पहुंचेंगे, यानी ये 6 क्रोमेटिड इधर और 6 क्रोमेटिड इधर। लेकिन मियोसिस वन के नतीजे में जो दो सेल बनेंगे उनमें 6 क्रोमेटिड तो होंगे, लेकिन डिफरेंट। कैसे डिफरेंट, कि यहाँ पर दरअसल 3 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम पहुंचे हैं। 3 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मतलब एक ही टाइप के दो दो क्रोमोसोम मौजूद हैं। डुप्लीकेटेड का मतलब एक एक की दो दो कॉपी है, जबकि इस केस में एक एक की दो दो कॉपी नहीं बल्कि 6 के 6 मुख्तलिफ क्रोमेटिड पहुंचते हैं। अच्छा जी, साइटोकाइनेसिस इसके बाद होती है माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद। तो उसके नतीजे में दो सेल बनते हैं, मियोसिस वन के नतीजे में भी दो ही सेल प्रोड्यूस होते हैं। अलबत्ता इन दो सेल्स के पैदा होने पर माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मियोसिस कभी कंप्लीट नहीं हुई, उसने अभी एक और फर्दर मियोसिस टू में जाना होता है। माइटोसिस को अगर मियोसिस टू के साथ कंपेयर करें तो इंटरफेस जो माइटोसिस का है उसमें तीनों फेज मौजूद है, जबकि मियोसिस टू के इंटरफेस में सिर्फ G2 पाया जाता है, यानी मिसिंग है G1 और S। G1 और S के मिसिंग होने की वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि मियोसिस के अंदर स्टार्ट ही में जो क्रोमोसोम उसको इनहेरिट हुए हैं वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैं। यानी मियोसिस टू होनी है इन सेल्स में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की प्रोडक्ट हैं। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से इसको जो क्रोमोसोम मिले हैं वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है।
जब वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है तो दोबारा उसको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब डुप्लीकेट नहीं होना तो इसके लिए एस फेज नहीं होगा, और एस फेज नहीं होगा तो G1 फेज भी मिसिंग नज़र आएगा। इन केस ऑफ माइटोसिस प्रोफेज शॉर्ट होता है। प्रोफेज टू जो मियोसिस टू का है वो भी शॉर्ट है। माइटोसिस के अंदर कोई फर्दर सब डिवीजन नहीं आती, तो यहाँ पर भी कोई फर्दर सब डिवीजन नहीं होती। माइटोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है। इसी तरह मियोसिस टू के अंदर भी कोई पेयरिंग नज़र नहीं आती, कोई क्रॉसओवर नहीं होता। माइटोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। मियोसिस टू के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड अल्टर्ड हो जाते हैं, और ये अल्टर्ड होने की वजह दरअसल ये है कि मियोसिस वन में ऑलरेडी क्रॉसओवर के जरिए वो अल्टर हो चुके, और अल्टर होने के बाद इनहेरिट हुए हैं इस पेरेंट सेल को, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर होता है। इन केस ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज में डाइएड बिहेव करता है एज ए बाइवेलेंट, तो मियोसिस टू में भी डाइएड ही बिहेव करता है एज ए बाइवेलेंट। डाइएड का मतलब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। एनाफेज में तकसीम होगी तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। इन केस ऑफ मियोसिस टू सिस्टर क्रोमेटिड ही अलग होते हैं, लाइक माइटोसिस। टेलोफेज के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड पहुंचते हैं। यहाँ पर भी टीलोफेज के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड पहुंचते हैं। न्यूक्लियस दोबारा बनता है और साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है, यानी साइटोकाइनेसिस के नतीजे में दो सेल बनते हैं। तो यहाँ पर भी साइटोकाइनेसिस के नतीजे में पेरेंट सेल दो सेल में तकसीम होता है। अलबत्ता जो दो सेल बनेंगे इन केस ऑफ माइटोसिस दे विल बी आइडेंटिकल, whereas in case of meiosis 2 प्रोड्यूस होने वाले सेल जेनेटिकली डिफरेंट हुआ करते हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर से मैंने कह लें कि जहाँ पे कलर डिफरेंट है, यहाँ पर मियोसिस टू डिफर करती है, और ये तकरीबन एक तो इन तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड पॉइंट है, इसलिए कि मियोसिस में डुप्लीकेशन नहीं होती। ऑलरेडी डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो अल्टर्ड होते हैं, और अल्टर्ड होने के नतीजे में फाइनली जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसी भी डॉटर सेल ऑफ मियोटिक डिवीजन में, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो एज कंपेयर टू मियोसिस वन, माइटोसिस जो है वो मियोसिस टू के ज़्यादा करीब नज़र आती है। इसीलिए मियोसिस टू को कहा जाता है कि इट इज़ लाइक माइटोसिस, यानी माइटोसिस की तरह ही इसमें स्पिंडल अपरेटस बनता है, उसी तरह अरेंजमेंट होता है, उसी तरह तकसीम होती है, उसी तरह ना तो क्रॉसओवर होता है ना पेयरिंग होती है। तो तमाम फीचर माइटोसिस वाले हैं, सिवाय इसके कि क्योंकि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से पैदा होने वाले सेल में होती है, तो नतीजतन इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो जेनेटिकली चेंज हो चुके होते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सेगमेंट्स। तो ये है एक ओवरव्यू अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस से एज ए होल कैसे डिफर करती है, माइटोसिस मियोसिस वन से कैसे डिफर करती है, माइटोसिस मियोसिस टू के साथ कैसे डिफर करती है, ये हर हर पॉइंट पर इनका कंपैरिजन। इससे आगे हमने पढ़ना है कैंसर, यानी मियोसिस और माइटोसिस के जो एरर्स हैं उन एरर्स में माइटोटिक एरर लिया गया है कैंसर को। कैंसर इज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर का प्रॉब्लम जब भी होता है, ये लाजमी बात है कि कोई ना कोई म्यूटेशन ज़रूर हुई होगी। बुक के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं उसको अगर रीअरेंज करें तो यहाँ मैं पहले बात कर रहा हूँ काज की, कि कैंसर है क्या। कैंसर इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी इसकी जो वजह है वो जीन लेवल पर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इस जेनेटिक डिसऑर्डर के नतीजे में क्या होता है,
लैक ऑफ किस वजह से होता है? काज्ड बाय लैक ऑफ कंट्रोल इन सेल साइकिल। और ये जो प्रॉब्लम है कैंसर का, ये दरअसल सेल साइकिल का अगर कंट्रोल सिस्टम, जो कि सेल जो बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल करता है कि कितनी बार सेल साइकिल में जाएगा, कितने सेल्स की ज़रूरत है, उसी हिसाब से ये कंट्रोल सिस्टम बॉडी में माइटोसिस यानी सेल की प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाता है। लेकिन ये कंट्रोल सिस्टम जब कह लें कि प्रॉब्लम का शिकार होता है, तो नतीजतन ट्यूमर्स और कैंसर हो सकता है। इसको कंट्रोल करने में स्पेशल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कि रेगुलेट करती हैं सेल साइकिल को चेक पॉइंट्स के ऊपर, जिनका तस्करा चैप्टर 21 के सेकंड पेज पर भी किया गया। ये चेक पॉइंट्स डिले करते हैं सेल साइकिल को अनटिल सर्टेन कंडीशंस आर मेट। यानी चेक पॉइंट्स दरअसल चेक करते हैं कि क्या अगले स्टेज में जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, क्या सेल इस काबिल है कि अगले सेल में जा सके। तो ये चेक पॉइंट्स मसलन एक चेक पॉइंट G2 में जाने से पहले के एंड पर है, एक चेक पॉइंट एक चेक पॉइंट जो है ये M चेक पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे माइटोसिस स्टॉप हो जाती है, क्रोमोसोम्स अगर प्रॉपरली अलाइन ना हुए हों। और एक चेक पॉइंट G1 के अंदर है, जिसके अंदर चेक होता है कि एपोप्टोसिस कैन अकर इफ डीएनए इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। कि अगर डीएनए रिप कह लें कि प्रॉब्लम का शिकार है, डिस्टर्ब है, म्यूटेटेड है, तो उसको रिपेयर किए बगैर ये साइकिल आगे नहीं चलता। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स मौजूद है, और ये चेक पॉइंट दरअसल अगले फेज में जाने से पहले चेक करते हैं कि क्या पीछे सारा काम दुरुस्त हुआ, क्या अगले पार्ट में जाने की तैयारी मौजूद है या नहीं है। कैंसर इज असेंशियली ए डिजीज ऑफ सेल डिवीजन। कैंसर सेल डिवीजन के हवाले से एक डिजीज है, और इसमें होता क्या है, अ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन कंट्रोल। ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये फेल हो जाता है कंट्रोल करने में। अब फेल होने में दरअसल क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? बुनियादी तौर पर म्यूटेशंस इन जीन, यानी डीएनए में आने वाला चेंज, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। कैंसर किसी भी टाइप का हो, बॉडी में किसी भी लोकेशन पे हो, किसी भी नौइयत का हो, किसी भी लेवल का हो, तमाम केसेस के अंदर म्यूटेशन सबसे पहले नंबर पे लाजिम है। कि म्यूटेशन के जरिए दरअसल होता क्या है कि वो जीन जो सेल की रिप्रोडक्शन को, सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाती है, उनमें म्यूटेशन हो जाया करती है। When cancer develops, the cell cycle occurs repeatedly due to large number of mutation in two types of genes। दो तरह के जीन्स हैं जनरली जिनमें म्यूटेशन का नतीजा कैंसर निकलता है। एक जीन्स हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन उनको इसलिए कहते हैं कि अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो वो ऑन्कोजीन, ऑन्को मीन ट्यूमर जीन में चेंज हो जाते हैं, और सेल साइकिल को बार बार कैरी करने शुरू कर देते हैं। इसके मुकाबले में ट्यूमर सप्रेसर जीन कोड करते हैं ऐसे मैसेंजर्स जो साइकिल को रोकते हैं, सेल साइकिल बार बार ना हो, ट्यूमर ना बने। तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये बेकार हो जाएंगे, और बेकार होकर फिर ये हिफाजत नहीं कर पाते, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन को रोक नहीं सकते। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन होने से ऑन्कोजीन बनते हैं जो सेल साइकिल को प्रमोट करते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जिन्होंने सेल साइकिल को रोकना होता है, उनके अंदर म्यूटेशन उनको अपने काम के काबिल नहीं छोड़ती। नतीजतन ये म्यूटेशंस लीड करती हैं टूवर्ड्स एबनॉर्मल सेल डिवीजन। एबनॉर्मल सेल डिवीजन शो करने वाले सेल ग्रेजुअली बहुत सी अलामात शो करते हैं। The cancer results from the accumulation of as few as 3 to as many as 20 mutation। कैंसर सेल जो कि
बनते हैं दरअसल कम से कम 3 से लेकर 20 मुख्तलिफ म्यूटेशंस के नतीजे में। और ये जीन वो होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल डिवीजन को। इस म्यूटेशन के नतीजे में दरअसल सेल में क्या सलाहियत ख़त्म होती है या क्या सलाहियत ऐसी जो नई पैदा होती है, उसको अगर देखें तो देयर आर 2 चेंजेस। म्यूटेशन इन सेल्स दैट लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन और कैंसर इज ऑफ 2 टाइप्स। पहली जो चेंज आता है म्यूटेशन के नतीजे में वो ये आता है कि मेटास्टैटिक सेल ब्रेक देयर कांटेक्ट विद अदर सेल्स। ये बुक के अल्फाज है, फर्स्ट एंड सेकंड करके, कि जो ट्यूमर सेल बनता है वो अपने कांटेक्ट ब्रेक कर देता है अपने साथ मौजूद नेबर सेल्स के साथ। नेबर सेल्स मसलन इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने 3 सेल्स बड़े वाजे हैं। ये 3 सेल्स एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स, इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन कह लें, क्योंकि वहां पर चैप्टर 12 में आपने पहले पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 12 में, कि विलाई और माइक्रोविलाई का तस्करा। तो ये माइक्रोविलाई हमें नजर आ रहे हैं। दीज आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये 3 सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हैं। एक ट्यूमर बनने वाला या कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है कि ये सेल जो एक दूसरे के साथ हमें बंधे नजर आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल, यहाँ पे देखें तो इस मेम्ब्रेन्स को आपस में जोड़ने के लिए प्रोटीन मौजूद है जो एक तरह से इनको टांका लगाया हुआ है एक दूसरे के साथ। इसी तरह यहाँ पे कई तरह के जंक्शन मौजूद हैं। यानी यहाँ पर इस जंक्शन को देखें बड़ा करके तो ये जंक्शन है इंटरलॉकिंग जंक्शनल प्रोटीन। ये प्रोटीन्स हैं जिन्होंने एक सेल की मेम्ब्रेन को दूसरी सेल की मेम्ब्रेन के साथ बांध दिया है। नतीजा ये है कि 2 सेल्स एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये केस इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस मतलब ये दरमियान की इंटरसेलुलर स्पेस है। ये एक सेल की मेम्ब्रेन, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स को इधर से कुछ प्रोटीन लगती हैं, कुछ इधर से लगती हैं, और ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं दरमियान से। तो ये भी कह लें कि एक लॉक है, जिनको कह लें कि इनको टाइट जंक्शंस का नाम दिया जाता है। इसी तरह सेल्स आपस में जुड़े होते हैं गैप जंक्शन के जरिए, जिनका तस्करा चैप्टर नंबर 14 में हार्ट के सेल्स के हवाले से आपने पढ़ा है, प्लाज्मा सॉरी गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस के जरिए एक से मटेरियल दूसरे सेल के अंदर भी बाकायदा ट्रांसफर हुआ करता है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। हमसाया सेल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनकी दीवारें जिनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो एक दूसरे के साथ कई किस्म के जंक्शन बनाती हैं। लेकिन और ये कई किस्म के जंक्शन उनको मूव करने से रोकते हैं। अब अगर ये जंक्शन ब्रेक हो जाएं तो सेल्स आसानी से मूव करेंगे। तो मेटास्टैटिक सेल या कैंसर बनने वाले सेल जो हैं वो दरअसल मोबाइल सेल होते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर लगी हुई हरकत की पाबंदियों को कह लें कि तोड़ दिया होता है। और ये तोड़ने का मतलब यही है कि वो जिन बॉन्ड्स के जरिए, जिन प्रोटीन के जरिए एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो उस बंधन से आज़ाद हो जाते हैं और मूव करने के काबिल हो जाते हैं एंड ओवरकम द रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल मूवमेंट। और एक ट्यूमर बनने वाला सेल उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है, उन तमाम रेस्ट्रिक्शन से जो सेल की मूवमेंट पर, नकलो हरकत पे आयद होती हैं। अच्छा, इसी में अभी जो हमने जंक्शंस की बात की, जंक्शन में साथ ही एक तस्करा जो वो करती है वो है बेसल लेमिना एंड अदर बैरियर्स। और भी बैरियर्स हैं। बेसल लेमिना क्या है? बेसल लेमिना दरअसल कनेक्टिव टिश्यू और ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल एक नॉन सेलुलर लेयर है जो सेल ही रिलीज करते हैं और बेसमेंट पर मौजूद होती है। उसी तरह जिस तरह ईंटों की एक लाइन लगाते हुए मिस्त्री
पहले नीचे एक सीमेंट की तह बिछाता है, और सीमेंट की उस तह के ऊपर ऊपर ईंटें जमा दी जाती हैं। तो ऊपर लगने वाली ईंटें नीचे सीमेंट के साथ चिपक जाती हैं और मूव करने के काबिल नहीं रहती। इसी तरह बेसल लेमिना भी कनेक्टिव टिश्यू और ग्लाइकोप्रोटीन का एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो नॉन सेलुलर है, जिसके ऊपर सेल्स मौजूद होते हैं, चिपके हुए होते हैं। और फॉर एग्जांपल ये एपिथेलियल सेल चिपके हुए हैं, और ये है नीचे ब्लू कलर की बेसल लेमिना। अच्छा, कैंसर के होने में म्यूटेशंस इन्वॉल्व हैं, और ये म्यूटेशन सेल को एक तो उसके अपने इर्द गिर्द अपने नेबर सेल्स और बेसल लेमिना उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद होने में मदद देती हैं, जिसकी वजह से वो मूव करने के काबिल नहीं होता। सेकेंडली दे प्लोरिफलेट। दूसरे नंबर पे जो म्यूटेशन का नतीजा होता है वो ये कि सेल साइकिल बार बार चलेगा। प्रोलिफरेट का मतलब डिवीजन होगी, और डिवीजन का मतलब सेल साइकिल बार बार रिपीट होता है अनलिमिटेडली। यानी ये डिवीजन की एबिलिटी चलती रहती है अनलिमिटेड, कि सेल अगर क़यामत तक उसको उस बाकी रखा जाए, खुराक दी जाए, मीडियम दिया जाए, तो कैंसर सेल क़यामत तक तकसीम होता रहेगा। ए सेल इन विच दिस अकर्स। एक वो सेल जो कि पहले नॉर्मल था और फिर वो चेंज हुआ इनटू ट्यूमर और कैंसर सेल्स। उसके अंदर होता क्या है, उसमें म्यूटेशंस होती हैं। उसमें म्यूटेशंस अगर हम डायग्राम से बात करें, तो इस डायग्राम में पहले ये नॉर्मल सेल्स हैं। इन नॉर्मल सेल्स के दरमियान में किसी एक सेल में म्यूटेशन हुई। उस म्यूटेशन का नतीजा ये निकला कि ये रिपीटेड सेल डिवीजन के अंदर गया। जब ये रिपीटेड सेल डिवीजन में गया तो पहले ये एक सेल था, लेकिन अब इस एक सेल से मजीद सेल बन गए। और फिर इन मजीद सेल में अगर एक और टाइप की म्यूटेशन हो जाती है, न्यू म्यूटेशन, फिर म्यूटेशन हुई, और ये सेल जो ऑलरेडी थोड़े से तब्दील हो चुके थे, म्यूटेट हुए थे, उन्हीं में अब एक रेड सेल ग्रीन में चेंज हो गया। अब ये जो ग्रीन सेल है, इट हैज़ अनदर एबिलिटी टू स्टार्ट ए ट्यूमर। फिर ये जो ग्रीन सेल्स हैं ये तकसीम होने लगते हैं, और तकसीम होकर अपने जैसे बहुत से सेल बना देते हैं, एक हीप, एक ट्यूमर। कैंसर इन सिटू का मतलब है अपनी जगह पर ये एक ग्रुप ऑफ सेल मौजूद है जो कैंसरस सेल्स कहला रहे हैं। तो इन्हीं में मजीद म्यूटेशन हुई, थर्ड म्यूटेशन। तो इन्हीं में से सेल और चेंज हुआ, और वो चेंज होकर और ज़्यादा खतरनाक हो गया। ये खतरनाक होने वाला ये पर्पल कलर का सेल जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इस जैसे और बहुत सारे सेल पैदा होंगे जो ये म्यूटेशन रखते होंगे। अब यहाँ पर क्या सलाहियत आई है इस म्यूटेशन के ज़रिए से, इस म्यूटेशन के ज़रिए से ये बेसल लेमिना को ब्रेक करने में कामयाब हो गया। दरअसल इस थर्ड म्यूटेशन के नतीजे में ये सेल्स एक ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं जो बेसल लेमिना को ब्रेक कर दे। तो बेसल लेमिना को ब्रेक करके ये सेल्स अब अंदर की तरफ, यानी इंटरनल टिश्यू में आए, बॉडी के अंदर। अब बॉडी में साथ ही ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। अब होगा ये कि ये सेल आहिस्ता आहिस्ता एंटर होंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होने के नतीजे में फिर ये ट्रांसफ़र होंगे बॉडी के दूसरे एरियाज में, और दूसरे एरियाज में पहुंचकर ये, मसलन ये है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल से ये बाहर निकले, और बाहर निकल के इन्होंने इस एक नई जगह पे रिहाइश कर ली। और इस रिहाइश के करने के बाद ये अपना बिहेवियर कंटिन्यू रखते हैं, और इसका मतलब है कि जो असल ट्यूमर किसी और जगह बना था वो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होकर एक नई जगह पहुंच गया। तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस भी कहा जाता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से पैदा होने वाले सेल की कुछ खास अलामात भी होती हैं, और ये अलामात जो बुक ने ली हैं, तीन चार ले गई हैं फ़कत। पहले नंबर पे कहा गया दे आर लेस डिफरेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल है जो किसी न किसी काम के लिए डिफरेंशिएट हुआ है। अगर डिफरेंशिएटेड टिश्यू के अंदर दरमियान में ऐसे सेल पाए जाएं जो कोई खास शक्ल ना रखते हों, डिफरेंशिएटेड ना हो,
तो वो इंडिकेशन होती है कि ये कैंसरस सेल है। जैसा कि ये एक नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल के मुकाबले में कैंसरस सेल की शेप एबनॉर्मल नज़र आती है, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं है। दूसरा जो मेन डिफरेंस नज़र आता है वो ये है कि रैपिडली ग्रोइंग सेल्स के कैरेक्टर। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स बड़ी तेज़ी के साथ तकसीम होते हैं, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ तकसीम होना भी इस सेल में नज़र आता है। और इस ग्रोइंग सेल्स की जो और पहचान है कि हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो का मतलब है कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का साइज अगर पूरे सेल में कितना है, 2 है, और ये बाह्य साइटोप्लाज्म भी 2 है, तो जवाब होगा 4। लेकिन जो कैंसरस सेल होगा, क्योंकि वो बार बार तकसीम होता है, तो बार बार तकसीम होने के नतीजे में उसमें न्यूक्लियस तो वही रहता है, साइटोप्लाज्म तकसीम होता रहता है। नतीजा ये होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म की मिकदार कम रह जाती है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम वही होता है। नतीजा रेशो कम होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड मैनी माइटोसिस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई इनकी पहचान है, जैसा कि इसके अंदर ये एक प्रोमिनेंट, ये प्रोमिनेंट, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई हमें नजर आता है, जबकि नॉर्मल के अंदर न्यूक्लियोलस या तो वाजिब भी नहीं होता और ज्यादा भी नहीं होते। एंड मैनी माइटोसिस और बार बार तकसीम होना, ये कैंसर सेल की पहचान है। तो ये तो था इन केस ऑफ माइटोसिस, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इट कैन लीड टू कैंसर। अलबत्ता हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। पहले ट्यूमर बिनाइन कहलाता है, जो अपनी जगह से मूव नहीं करता, लेकिन जो मूव करने लगे तो फिर उसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम दे दिया जाता है। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात? हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है अभी मियोटिक एरर्स का। उसको इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि आज का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है बेटा? कोई नहीं। ओके जी, इंशाल्लाह शायद मंडे को फिजिकल क्लास में मुलाकात हो, या अगर लॉकडाउन आगे चलता है तो फिर ऑनलाइन पर टाइम टेबल चेंज ना हुआ तो इसी लिंक को यूज करके आपने फिर मंडे को ज्वाइन करना है। ओके। अल्लाह हाफिज।